पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जो था वो जायंट डीमन क्लान के अंदर आकर पहुंच गया था, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उसको एंसेस्टर के साथ फाइट करनी थी। वहां पर आने के बाद जैसे ही जायंट डीमन क्लान के जितने भी बंदे थे वो सभी वांग से फाइट करने के लिए पहुंच जाते हैं ताकि अपने एंसेस्टर को बचा सके। वो डीमन भी यहाँ पर अपने ही सेक्ट का साथ दे रहा था और वांग के खिलाफ हो जाता है। इस वजह से वांग को गुस्सा आ चुका था, तो उसने पूरे के पूरे जायंट डीमन क्लान के जितने भी बंदे थे उन सभी को उनकी औकात दिखा दी थी। और इसके बाद वो चला जाता है जायंट डीमन क्लान के एंसेस्टर के साथ फाइट करने के लिए। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा जबरदस्त फाइट हुई थी, इतनी खतरनाक फाइट हो रही थी जिसमें उस एंसेस्टर ने भी वांग को अच्छी खासी टक्कर दी होती है, पर वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एंसेस्टर की जान लेने में कामयाब हो चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग जो था वही स्टार कंपास पे सवार होकर वहां से एक अलग ही जगह पर पहुंच चुका था, और यहाँ पर आने के बाद वो स्टोरेज बैग चेक कर रहा होता है जिसको उसने उसी एंसेस्टर के पास से निकाल लिया था ताकि देख सके कि स्टोरेज बैग के अंदर कौन कौन सी कमाल की चीज उसको मिल पाती है। स्टोरेज बैग को चेक करने के बाद वांग को अंदर से किसी तरह की बोतल दिखाई दी थी, तो जैसे ही वो यहाँ पर उस बोतल को खोलता है उसके अंदर किसी तरह का ड्रॉप रखा हुआ था। अच्छे से चेक करने के बाद वांग को पता चलता है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि एंशिएंट गॉड जो है उसका ब्लड ड्रॉप है। ये इतनी ज्यादा कमाल की चीज आखिर इस एंसेस्टर के पास आई तो आई कैसे? लेकिन चलो जो भी है अच्छी चीज है, मैं इसका इस्तेमाल करते हुए मेरी जो ओरिजिनल बॉडी है उसकी पावर इंक्रीज कर सकता हूँ। कई बार कल्टीवेशन के दौरान उसको काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये उसके पास चला जाएगा ना तो एंशिएंट गॉड की जो कल्टीवेशन मेथड है वो उसको और अच्छे से सीख पाएगा। लेकिन आखिर उस एंसेस्टर को ये मिला तो मिला कहां से? इसका क्या कनेक्शन होता है एंशिएंट गॉड के साथ जो उसके पास उसका ब्लड ड्रॉप आ गया? तभी वांग को वहां पर किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है, इस चीज से वो घबरा चुका था। जिसके बाद वहां पर से एक अजीब सा रिंग बाहर निकलता है, उसी के अंदर से एक लड़की भी बाहर निकल कर आई हुई थी। ये भी उसी स्टोरेज बैग के अंदर रखी हुई थी। लड़की काफी ज्यादा सुंदर भी दिख रही होती है और उसका नाम मेजी था, और उसके आते ही चारों तरफ से एकदम अजीब सा धुआं फैल चुका था जो कि पर्पल होता है, मानो कि यहाँ पर सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो। वहां पर वांग से भी एकदम प्यार से बात करने की कोशिश करती है कि सीनियर ब्रदर मेरी तरफ देखोगे नहीं। वो यहाँ पर अट्रैक्ट करते हुए वांग की तरफ ही बढ़ने की कोशिश करी थी, लेकिन वांग अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल रख रहा था कि वो इसके पोजीशन के अंदर चला ना जाए। और वो वहां पर उसका गला दबाते हुए कहता है कि बस बहुत हो गया, आपने ये नाटक ना बंद करो, मैं तुम्हारे वश में आने नहीं वाला। तो मेजी यहाँ पर वांग से तड़पते हुए कहने लगती कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो अपने जमाने से अंदर स्क्रीन के अंदर कैद थी और अब आजादी मिली है तो मैं यहाँ पर खुश हो रही थी। मेरा किसी को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, तो आप मुझे छोड़ दीजिए। वांग जब यहाँ पर उस मेजी को अच्छे से चेक करने की कोशिश कर रहा था तो उसको पता चलता है कि इसके अंदर इस तरह की पावर है ना कि किसी को भी ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। मतलब कि ये लड़की है तो कोई भी लड़का इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ना कि कोई लड़की होगी। इसी वजह से हो सकता है कि ये वेपन की तरह इस्तेमाल करने के लिए उस एंसेस्टर ने इसको अपने पास रखा था। अगर किसी को भी यहाँ पर पोजेस कर ले तो इसके पोजीशन से बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। बड़ी खतरनाक चीज है ये, तो इसलिए वांग उसको दोबारा से उसी रिंग के अंदर डाल देता है जिसके अंदर से वो बाहर निकल कर आई थी, और उसको उसने अपने पास ही रख लिया था। जिसके बाद वांग जो था वो वहां से उसी ओर बढ़ना शुरू कर देता है जहां पर ज़ारू रहती है, क्योंकि वांग ज़ारू से ही मिलने के लिए जा रहा था। ज़ारू जो थी वो यहाँ पर अपने बीस्ट पे सवार होकर बाकी जो बीस्ट होते हैं उन सभी के साथ खेल रही होती है ताकि वो यहाँ पर मजे कर सके। अलग अलग बीस्ट को परेशान करना तो ज़ारू का डेली का काम था, लेकिन एक बार जब वो यहाँ पर एक भालू को परेशान कर रही होती है तो भालू को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पूरे गुस्से के साथ अब सीधा ज़ारू की तरफ ही बढ़ने लग गया था ताकि वो उसको मार सके। लेकिन वो उसके ऊपर हमला कर पाता कि इससे पहले ही वो जो बीस्ट जिसको वांग ने ज़ारू के लिए छोड़कर गया था वो यहाँ पर आकर ज़ारू को बचा लेता है, जिस वजह से ज़ारू की जान बच चुकी थी। ज़ारू को यहाँ पर वो जो भालू था वो बहुत ज्यादा पसंद आ चुका था, वो उसको अपना पेट बनाना चाहती थी। तो एल्डर कहता है कि रुक जाओ, जब तक कि वांग नहीं आता ना तब तक हम इसको अपना पेट नहीं बना सकते, वो ही चाहे तो इसको तुम्हारे लिए पेट बना सकता है। लेकिन ज़ारू यहाँ पर वांग का नाम सुनते ही गुस्सा हो जाती है कि नहीं, मुझे उसका इंतजार नहीं करना, वो झूठा है। उसने कहा था कि वो जल्दी मेरे पास वापस आएगा और अच्छा वाला बीस्ट भी लेकर आएगा, लेकिन देखो उसमें से दोनों में एक भी काम नहीं किया वांग ने। लेकिन ये लोग यहाँ पर बातें ही कर रहे थे कि तभी वो जो वांग ने प्रोटेक्शन लगा के रखा था उसके अंदर हलचल होने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा था वांग। वहां पर आने के बाद वांग जैसे ही आता है ज़ारू जो थी उसको देखकर बहुत ज्यादा खुशी आती है और भागते हुए उसकी ओर जाने लग गई थी कि पक्का वांग ने उसके लिए बड़े वाले बीस्ट को लेकर आया होगा। वो चारों तरफ ढूंढने लग जाती बीस्ट को, लेकिन वो बीस्ट उसको कहीं नजर ही नहीं आता। तो वांग से सवाल करने लग जाती कि बताओ वो बड़ा वाला बीस्ट कहाँ है जिसका आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे लिए लेकर आओगे? अगर आपने नहीं लाया होगे ना तो देख लेना मैं आपसे कभी बात नहीं करने वाली, नाराज हो जाऊंगी आपसे। वांग तो भूल ही चुका था कि मैंने ऐसा भी कुछ वादा किया था। तो एल्डर उसको बता रहा होता है कि हाँ आपने वादा किया था, आपने कहा था कि एक बड़ा वाला टाइगर लेकर आओगे ज़ारू के लिए। ज़ारू उस चीज को भुला ही नहीं, अभी तक उस चीज को याद रखी हुई है। तो वांग यहाँ पर कहता है कि ज़ारू देखो मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई, मैं वो लाना भूल गया, लेकिन थोड़ा सा मुझे और टाइम दे दो, मैं उस टाइम के अंदर तुम्हारे लिए बड़ा वाला बीस्ट ले आऊंगा, फिर तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ज़ारू तो यहाँ पर वांग से नाराज हो चुकी थी। वांग के कई बार बनाने के बाद आखिरकार वो यहाँ पर मान ही जाती है कि ठीक है अगली बार बड़ा वाला बीस्ट लेकर याद से आना।
जिसके बाद वांग जो था वो यहाँ पर ज़ारू को उसके पुराने वाले बीस्ट के साथ ही स्टार कंपास के ऊपर सवार कर देता है और वो वहां से आगे बढ़ने लग गया था ताकि इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा सके। वांग कह रहा होता कि मैंने अभी युआन फेंग को मारा, जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर को मारा, सारे के सारे जो सुजाकू सेट के अंदर लोग होंगे ना वो मेरे पीछे पड़े होंगे ताकि मुझे मार सके। अगर मैं ज़ारू के साथ रहूंगा ना तो दोनों की जान को खतरा हो सकता है। मैं ज़ारू को किसी टेंशन में नहीं देख सकता, तो ज़ारू को यहाँ से दूर ले जाना ही बेहतर होगा। जब एक बार सारी चीजें सेटल हो जाएगी तो उसके बाद मैं ज़ारू को रिटर्न यहाँ पर ले आऊंगा। इसलिए वांग यहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए निकल चुका था। जिसके बाद वांग जो था वो वहां से आगे बढ़ते हुए किसी अलग ही प्लेनेट के अंदर आकर रुक जाता है। ये प्लेनेट काफी बड़ा और काफी शानदार भी लग रहा था। यहाँ पर आने के बाद ज़ारू तो बड़ी खुश हो जाती कि अरे वाह ये जगह तो बहुत अच्छी है। वांग जैसे ही यहाँ पर आया था वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और स्वॉर्ड की मदद से उसने पहाड़ के ऊपर हमला कर दिया था, जिस वजह से वो पहाड़ यहाँ पर टूटने लग जाता है। मानो कि ऐसा लग रहा था वांग यहाँ पर पहाड़ के अंदर ही काट काट कर घर बनाना चाहता है और उसके बाद वांग और ज़ारू यहाँ पर रह पाएंगे। थोड़ी देर के अंदर वो घर यहाँ पर तैयार हो चुका था। हथौड़े वगैरह नहीं लगे लेकिन वांग की स्वॉर्ड ने ही पत्थरों को तराश कर घर तैयार कर दिया, जिसे देखकर तो ज़ारू और बाकी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश जाते कि ये तो बहुत अच्छा घर है, हम तो यहाँ पर इसमें आराम से रह लेंगे। तो ज़ारू बीस्ट पे सवार होकर उसी घर की तरफ बढ़ना शुरू हो गई थी। वांग यहाँ पर वो जो ज़ाविये का दिया हुआ टेंपल था उसको भी बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर टिंगर रहती है, क्योंकि जब ये टेंपल बाहर निकलता है तो ये प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर देता है जो कि दुश्मनों को यहाँ पर आने से रोकता है। तो इसी वजह से वांग ने उसको यहाँ बना लिया था, जिसने प्रोटेक्शन शील्ड को भी तैयार कर लिया होता है। अब दुश्मन यहाँ पर जल्दी नहीं आ पाएंगे और ज़ारू यहाँ पर बिल्कुल सुकून से शांति के साथ रह सकती है। इसके बाद वांग जो था वहाँ पर अपनी क्लोन बॉडी और अपनी ओरिजिनल बॉडी को अलग कर देता है। क्लोन बॉडी को उसने वहीं पर रखा था और ओरिजिनल बॉडी को वो जमीन के नीचे भेज देता है ताकि वहां जाने के बाद ओरिजिनल बॉडी अपना कल्टीवेशन कर सके। ओरिजिनल बॉडी जमीन के नीचे आते साथ ही अपना यहाँ पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देती है। वांग जो था वो यहाँ पर ली मुआन को याद करते हुए कह रहा था कि करीब 12 साल हो चुके हैं। 18 साल के अंदर वो हेवन वाले दोबारा आने वाले थे। इसका मतलब कि अभी सिर्फ 6 ही साल बचे हुए हैं। 6 साल के अंदर कभी भी वो हेवन वाले यहाँ पर आते होंगे, लेकिन इस बार मैं पूरी तरह से तैयार रहूंगा ताकि इस बार वो मुझे तुमसे दूर ना कर सके। तो वहीं ज़ारू जो थी वो यहाँ पर अभी भी अपना बहुत ज्यादा खुश होती है। बीस्ट के साथ खेलना, पूरी जगह तो खाली ही थी, तो वांग दूर दूर से भी अच्छे बड़े बड़े बीस्ट को पकड़ कर लाता और ज़ारू को दे दिया करता। यहाँ पर ज़ारू अकेले रहती और बीस्ट के साथ ही खेला करती। ज़ारू की हर खुशी को यहाँ पर वांग पूरा करने की कोशिश कर रहा था ताकि ज़ारू यहाँ पर खुशी से रह सके और उसको बिल्कुल भी अकेला महसूस या फिर घबराहट ना हो। ज़ारू तो बहुत ही ज्यादा खुश थी, उसको सिर्फ बीस्ट चाहिए था और उसके ऊपर वो सवारी करके घुमा करती। लेकिन जितना वो दिन में खुश रहती उतना ही ज्यादा रात को डर जाया करती, क्योंकि जब भी ज़ारू सोती थी उसको एक ही सपना आता था। सपने के अंदर वो किसी लड़की को देखती थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ली मुआन की ही सोल होती है जो कि ज़ारू के अंदर रखी हुई है। वांग जो था यहाँ पर अभी भी तैयारी में लगा होता है कि जब वापस से हेवन वाले आएंगे तो मैं किस तरह के अटैक का इस्तेमाल कर सकता हूँ उनको रोकने के लिए, क्योंकि पिछली बार मैंने अपनी बहुत ज्यादा पावर को गंवा दिया था लेकिन फिर भी मैं हेवन वालों को रोक नहीं पाया था। न जाने उनकी पावर कितनी ज्यादा होगी, तो मुझे हर तरह से तैयार रहना होगा उनसे लड़ने के लिए, क्योंकि इस बार जो आएंगे वो पहले जितने पावरफुल के साथ नहीं आएंगे बल्कि पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके रास्ते का कांटा मैं यहाँ पर जो खड़ा हूँ मुझसे ही लड़ने वो आएंगे। हाल फिलहाल मेरे पास है क्या, मेरी ओरिजिनल बॉडी और मेरी क्लोन बॉडी जिनका फ्यूजन जो बनता है, बस वही तो मेन मेरी पावर है। और मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिसकी मदद से मैं हेवन के साथ मुकाबला कर सकूं। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जाए, पिछली बार जो मुझे तकलीफ हुई थी, जिस तरह की तकलीफ से मैं पिछली बार गुजरा था ना, इस बार नहीं गुजरने दूंगा अपने आप को, क्योंकि वो तकलीफ बर्दाश्त के बाहर है। वो चीज मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो और ज्यादा अपनी कल्टीवेशन में ध्यान दे रहा था। अपनी और अपनी जो ओरिजिनल बॉडी है दोनों की कल्टीवेशन वो स्पीड से बढ़ा देता है ताकि पावर तो कम से कम रहे हेवन से लड़ने के लिए। वो सारा दिन कल्टीवेशन करता और जब भी ज़ारू को घुमाने का टाइम होता तो वो ज़ारू को घुमाने भी ले जाया करता। वो उसको हर तरफ घुमाता और कभी भी कुछ चोट वगैरह लगने वाली होती तो वो उसको सावधान भी कर दिया करता कि आराम से खेलो। बिल्कुल एक फादर जो रहता है वो किस तरह से अपने बच्चे का ख्याल रखता है, उसी तरह से वांग भी ख्याल रख रहा था, क्योंकि ज़ारू है तो अभी उसकी नजर में एक छोटी सी बच्ची। देखते ही देखते समय गुजरने लग जाता है और अब यहाँ पर ज़ारू जो थी वो 16 साल की हो चुकी थी, यानी कि सिर्फ 2 साल के अंदर हेवन वाले आ जाएंगे। यहाँ पर रहते रहते ही इतना समय गुजर गया। जैसे ही ज़ारू 16 साल की हुई थी, हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है जब बिजलियां कड़क रही थी और ज़ारू अपना कमरे के अंदर सोई हुई होती है। लेकिन वो सोई कम ज्यादा थी पर टेंशन में ज्यादा नजर आ रही होती है, क्योंकि उसको एक अजीब सा सपना आ रहा था। सपने के अंदर वो किसी मिस्टीरियस जगह को देखती है जहाँ पर वो अकेली खड़ी है और उसके नीचे किसी तरह का क्रिस्टल है जिसके अंदर एक लड़की को कैद किया गया। लड़की असल में वो ली मुआन की ही सोल थी, लेकिन ज़ारू उस सोल को नहीं पहचानती, तो वो उसको लग रहा था कि कोई अनजान लड़की है जो यहाँ पर क्रिस्टल के अंदर कैद है। वो घबरा जाती है कि किसको यहाँ
यहाँ पर कैद करके रखा गया है। लेकिन तभी वहाँ पर धमाका होने लग जाता है और ज़ारो जो थी वहाँ पर पानी में गिरने लग जाती है। पानी में गिरने की वजह से क्रिस्टल फाड़ कर अंदर से ली मुआन की सोल बाहर निकल कर आती है। उसको देखकर तो ज़ारो और ज्यादा घबरा जाती है कि कौन हो तुम, मुझे बताओ तो मेरे सपने के अंदर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। यही सपना देखकर जब ज़ारो एकदम ज्यादा डरी हुई थी तो वांग उसको उठा देता है कि क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, इतना ज्यादा डरी हुई क्यों हो तुम। तो ज़ारो कहती है कि अंकल मैंने कुछ ऐसा देखा ना कि जो मुझे नहीं देखना चाहिए था, उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा डर चुकी हूँ, न जाने वो क्या था मुझे समझ में नहीं आया। ये सुनकर वांग भी घबरा जाता है कि ज़ारो को क्या हुआ, ये किस तरह की बातें कर रही हैं। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।